लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। आज हम ऐसे राइटिंग लेक्चर नंबर 2 पे बात करेंगे। सो एज आई हैव already told you in previous lectures के what is the structure of essay। ऐसे का जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली आउटलाइन, रिमाइंड करवा दूं मैं आपको। आउटलाइन, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ, ट्रांजिशन पैराग्राफ और कंक्लूजन पैराग्राफ होता है। There are 5 parts of structure of essay. So we were discussing outline, first part of structure in previous class, and inshallah we will continue in this lecture. So now we are going to discuss how to write an outline for descriptive essay। हमने पिछली क्लास में इस पे पूरा हमने इस पे डिस्कस किया कि हाउ टू राइट एन आउटलाइन, और आज हम इसको एक प्रैक्टिकल देखेंगे। एक ऐसे का हमने ऐसे लिया है, डेमोक्रेसी hurdles and hopes in Pakistan। So now we are going to apply all those rules which we learned in the previous session। कि आज इस हमने जो रूल्स लर्न किए थे तो उनको अप्लाई करते हुए आज हम इसकी प्रॉपर आउटलाइन बनाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? यस सर। ठीक है। ऐसे का टॉपिक क्या है, टाइटल क्या है? डेमोक्रेसी, हर्डल्स एंड होप्स इन पाकिस्तान। So we are discussing how to write an outline for descriptive essay। We will take democracy, hurdle and hopes in Pakistan, and then we will make an outline for this essay। So first of all, universal heading, introduction। जनरल स्टेटमेंट में आप कोई भी कोट कर लिख सकते हैं, वर्ड्स लिख सकते हैं, कोई फेमस सेइंग लिख सकते हैं, और कोई भी आप जनरल जेनेरिक बात करेंगे। आप डायरेक्ट इसको लिंक नहीं करेंगे, जो भी आपका टॉपिक होगा उसको आप डायरेक्ट लिंक नहीं करेंगे, बल्कि आप जेनेरिक बात करेंगे। जेनेरिक स्टेटमेंट होगी, कोई भी किसी फेमस सेइंग हो सकती है, किसी की एनी कोट हो सकता है, वर्ड्स हो सकती है। फिर आपको जो स्पेसिफिक स्टेटमेंट होगी ना, ये बेसिकली डायरेक्ट लिंकेज विद द टॉपिक। आप जो अपने आर्गुमेंट्स देने जा रहे होंगे फेवर में टॉपिक्स पे, तो वो लिखेंगे। और लास्ट में आप थर्डली थीसिस स्टेटमेंट, जो भी आपका क्रक्स ऑफ द ऐसे होगा वो लिखेंगे। ये प्रैक्टिकल वे है, मैंने इसको प्रैक्टिकल वे में आप लिखा है, बताया आपको कि किस तरह आउटलाइन बनानी है। डेमोक्रेसी, हर्डल्स इन द वे ऑफ डेमोक्रेसी, ये हमारी प्राइमरी हेडिंग है। हर्डल्स इन द वे ऑफ डेमोक्रेसी, तो आप आर्गुमेंट नंबर 1 इसको कंसीडर करें। ये सब हेडिंग भी इसको कहते हैं। सबसे पहले हर्डल्स इन द वे ऑफ डेमोक्रेसी, आपका जो आर्गुमेंट होगा, एक आर्गुमेंट पे एक पूरा पैराग्राफ होगा। कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि आप एक आर्गुमेंट पे पूरा एक पैराग्राफ लिखेंगे। आपका एक आर्गुमेंट होगा और नीचे वहां पे आपको एविडेंसेस देने होंगे उस आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए। तो आप जो आउटलाइन में शो करेंगे वो अपना आर्गुमेंट शो करेंगे इन शेप ऑफ फ्रेजेस, ना कि आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे। आप सिर्फ फ्रेज लिखेंगे और साथ में अगर केस टू द पॉइंट है, कोई केस स्टडी है, कोई एग्जांपल है, तो उसको कोट करेंगे। सबसे पहले जो आर्गुमेंट है, नेगेटिव रोल ऑफ अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस, दिस इज अ बिग हर्डल इन द वे ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है ना? आप जब ऐसे लिखेंगे तो इसको ही अपने माइंड में रखेंगे। आपको जो पहला आर्गुमेंट होगा उस पे आप पूरा पैराग्राफ लिखेंगे। एक पैराग्राफ, वन आर्गुमेंट फॉर वन पैराग्राफ, आप इसको लिख ले। वन आर्गुमेंट फॉर वन पैराग्राफ, एक आर्गुमेंट के लिए आप एक पैराग्राफ लिखेंगे। ठीक है ना? इसको लिखने का तरीका ये है। आर्गुमेंट 1, ये मैंने वैसे लिखा है आर्गुमेंट 1। आप अगर वहां पे लिखेंगे तो आप डायरेक्टली लिखेंगे नेगेटिव रोल ऑफ डेमोक्रेटिक फोर्सेस। नीचे आप क्या करेंगे? केस टू द पॉइंट, हाइब्रिड मॉडल ऑफ गवर्नमेंट जो कि आजकल रन कर रही है। ठीक है ना? कोई समझ नहीं आ रही किसका रोल ज्यादा है, पार्लियामेंट फोर्सेस का रोल ज्यादा है या अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस है, वो किस तरह इंटरवीन कर रही हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में और किस तरह हर्डल लेके हैं वे ऑफ डेमोक्रेसी में। तो पैराग्राफ में हम इस चीज को जाकर लिखेंगे। वी आर टेलिंग द एग्जामिनर कि हमने इसको लिखा है, तो इस पे एक पैराग्राफ हमारे ऐसे में होगा। आर्गुमेंट 1 जो है हमारा, वो एक पैराग्राफ बनेगा। सेकेंड आर्गुमेंट क्या है? हाइबरनेटेड मोड ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हाइबरनेशन में चली गई है, इनएक्टिव रोल ऑफ पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में अभी आपने देखा होगा सेशन चल रहा था बजट पे, तो 8 अरकान थे। देयर वर ओनली 8 पार्टिसिपेंट्स, देयर वर ओनली 8 मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली इन बजट डिस्कशन। तो इनएक्टिव रोल है पार्लियामेंट का, इनएक्टिव रोल है, जो कि एक इंडिकेशन है डेमोक्रेसी के, एक हर्डल इन द वे ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि जहाँ पे डेमोक्रेसी, गुड डेमोक्रेसी होती है, वहां पे एक्टिव रोल ऑफ पार्लियामेंट होता है। Thirdly, delaying election tactics. It's a very evident, prominent है, आपको नजर आ रहा है पंजाब और केपीके में
निगरान हुकूमतें हैं, ठीक है ना, और वो अपना टीन्योर पूरा कर चुकी हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन फिर भी इलेक्शंस डिले हो रहे हैं। डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में इलेक्शंस प्रॉपरली टाइम पे होते हैं, ठीक है ना, बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट नहीं जाते। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में क्या हो रहा है, डिलेइंग इलेक्शन टैक्टिक्स अपनाए जा रहे हैं। इलेक्शन पंजाब एंड केपी की असेंबलीज, वो चीफ जस्टिस ने सो मोटो लिया हुआ है और उस पे केस पे तारीख चाहिए, यानी डिलेइंग इलेक्शन टैक्टिक्स है। तो ये एक हर्डल है, ये डेमोक्रेसी को ग्रो नहीं होने दे रही। डेमोक्रेसी तब ग्रो होती है जब टाइम पे इलेक्शंस हों, फेयर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, पार्लियामेंट का रोल एक्टिव होता है, ठीक है ना, जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं उनका रोल भी एक्टिव होता है। And third, we will discuss hopes of democracy in Pakistan. This is the primary heading. First, primary heading कौन सी थी, hurdles in the way of democracy. हमने उस पे आर्गूमेंट्स दिए। आप आर्गूमेंट्स, मैंने यहाँ पे 3 लिखे हैं, आप अपने आर्गूमेंट्स 7 to 8, 8 to 10 आर्गूमेंट्स दे सकते हैं। थर्ड, होप्स ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके फेवर में आप आर्गूमेंट देंगे कि डिस्पाइट दीज थिंग्स, despite hybrid model of government, hibernated mode of parliament, delaying election tactics, पाकिस्तान में एक होप है डेमोक्रेसी की, दैट डेमोक्रेसी विल फ्लरिश। उसके फेवर में आप आर्गुमेंट देंगे। आर्गुमेंट नंबर 1, स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर, 3 रेगुलर डेमोक्रेटिक टेन्योर्स। 2008 में पीपल पार्टी गवर्नमेंट में थी और वहां पे इलेक्शंस हुए तो PMLN गवर्नमेंट में आई, और 2008 में इलेक्शंस हुए थे पीपी थी, और फिर 2013 में PMLN, 2018 में फिर PTI की गवर्नमेंट आई। और अभी भी अगर हम देखें जो इमरान खान का रिमूवल हुआ है तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत था। बेशक वो एक फॉरेन जो कंस्पिरेसी पे बात हुई, लेकिन प्रोसेस जो था वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस था। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो आया उनके खिलाफ, तो वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस था। तो यहाँ से हमें लगता है कि जो स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर हो रही है, कोई अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस इंटरवीन नहीं कर रही, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो हो रहा है लेकिन डायरेक्टली नहीं कर रही, मार्शल लॉ नहीं लग रहा, डिक्टेटरशिप नहीं है। तो इस तरह ये एक होप है कि डेमोक्रेसी विल फ्लरिश। सेकेंड आर्गूमेंट आप कोई भी दे सकते हैं, थर्ड आर्गूमेंट, इस तरह 4 आर्गूमेंट्स, आप जितने भी आर्गूमेंट्स इसके फेवर में देंगे आप यहाँ पे लिखेंगे। कीप दिस थिंग इन योर माइंड के 1 आर्गूमेंट 1 पैराग्राफ। आपका एक आर्गूमेंट ऐसे में जाके आपका एक पैराग्राफ होगा, और लास्ट पे 4 कंक्लूजन। और कोट अगर लिखना चाहते हैं कंक्लूजन में, अगर आउटलाइन में लिखना चाहते हैं, आउटलाइन में तो लिखते नहीं है, लेकिन अब ऐसे में लिखना चाहते हैं तो लास्ट पे क्या होगा, कंक्लूजन जहाँ पे एंड होगा, लास्ट वाला सेंटेंस, वहां पे आप कोट लिख सकते हैं। ना कि आप कोट कंक्लूजन के स्टार्ट में लिखेंगे, बल्कि ये दिस इज द रॉन्ग वे, दिस इज द इनकरेक्ट वे टू राइट। कंक्लूजन में आप कोट लास्ट पे लिखते हैं, और अगर इंट्रोडक्शन में लिखना चाहते हैं तो फर्स्ट, जो फर्स्ट सेंटेंसेस हो गए वहां पे आप कोट लिखेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट द आउटलाइन ऑफ फॉर डिस्क्रिप्टिव ऐसे। जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे होते हैं उनकी आउटलाइन किस तरह लिखनी होती है, पिछले सेशन में मैंने आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताया था कि आउटलाइन लिखते कैसे हैं, और आज मैंने आपको ये दिखाया कि ये इस तरह आपने क्या करना है, आपने डिस्क्रिप्टिव ऐसे की आउटलाइन लिखनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। So second essay I took as example, emerging wave of terrorism in Pakistan, causes and consequences। इसमें प्राइमरी हेडिंग्स कौन सी होंगी इरफान? Causes and consequences, sir. ये जो है primary headings. ठीक है, you are right. So this is the introduction, this is the outline of causes of terrorism in Pakistan, causes and consequences. So first of all we will write introduction, राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन। इट्स अ जेनेरिक स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट आप ले रहे हैं, जनरल स्टेटमेंट से आप स्टार्ट कर रहे हैं। और सेकंड पे आप क्या करेंगे, आप इसको कन्फ्लिक्ट और नेचुरल फिनोमेना। और थर्ड पे आपका थीसिस स्टेटमेंट आएगा। थीसिस स्टेटमेंट आपने पूरा नहीं लिखना, बल्कि आपने सिर्फ थीसिस स्टेटमेंट लिख लेना है। उसको पता लग जाएगा कि इंट्रोडक्शन की जो लास्ट लाइंस हैं वो थीसिस स्टेटमेंट पे हैं। व्हाट डज टेररिज्म मीन, ये सेकेंडरी हेडिंग है। सेकेंडरी हेडिंग पहले भी आ सकती है और प्राइमरी हेडिंग के बाद भी आ सकती है, ठीक है ना। ये नहीं कि आपके माइंड में हो कुछ सेकेंडरी हेडिंग है वो हमेशा लास्ट पे ही आएगी, इस तरह नहीं होता, बल्कि सेकेंडरी हेडिंग पहले भी आ सकती है।
Second, what does terrorism mean? Third, emerging waves of terrorism in Pakistan, an overview. ये भी सेकेंडरी हेडिंग है, डायरेक्टली उसने नहीं पूछा, ठीक है ना। अब फोर्थ पे है कॉजेज ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान, ये उसने डायरेक्ट पूछा है, ये प्राइमरी हेडिंग है, ठीक है ना। तो आप बताएंगे कि कौन सी कॉजेज हैं, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, पुअर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ट्राइबल एरियाज, a case to the point, ex-FATA and KPK areas. Second, re-insurgency of separatist movements in Balochistan. Third, foreign conspiracies and foreign involvement against Pakistan. Case study Ra and Kulbhushan Yadav. Low level of literacy rate and easy target for terrorists. Fifth, failure of counterterrorism strategies. Sixth, absence of speedy justice and fair trial. Social inequality. तो ये क्या है, ये बेसिकली आपके आर्गुमेंट्स हैं। पुअर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन ट्राइबल एरिया एक पूरा आर्गुमेंट है। आप इस आर्गुमेंट पे पूरा एक पैराग्राफ लिखेंगे, ठीक है ना। अगर आपने 7 आर्गुमेंट्स दिए हैं, देन यू विल हैव टू राइट 7 पैराग्राफ्स, और एक पैराग्राफ में आपने एक ही आर्गुमेंट की बात करनी है। ये नहीं कि आप एक ही पैराग्राफ में 3-4 आर्गुमेंट्स की बात कर देंगे, 3-4 आर्गुमेंट्स को लिख देंगे। 1 आर्गुमेंट 1 पैराग्राफ, ठीक है। आगे जाएं तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, टेररिज्म की जो वेव्स अभी दोबारा आई है, इससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ, डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स एंड सर्ज इन इंपोर्ट्स। सेकंड, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। थर्ड, ह्यूमन लॉस। वे फॉरवर्ड टू रिड्यूस टेररिज्म इन पाकिस्तान, ये फिर सेकेंडरी हेडिंग आ गई है, ठीक है ना। काजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस जो थे वो प्राइमरी हेडिंग थी। वे फॉरवर्ड टू रिड्यूस टेररिज्म इन पाकिस्तान, दिस इज सेकेंडरी हेडिंग। आपने पहला आर्गुमेंट है स्ट्रेंथनिंग सिविल गवर्नमेंट्स, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सेकंड, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन वेपन सिस्टम। थर्ड, प्रोविजन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। और लास्ट पे कंक्लूजन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? यस सर। ये जिस Yes, तरह sir. मैंने आउटलाइन बना रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, इसी तरह आपने आउटलाइन बनानी है, ठीक है ना। यस सर। सो मूविंग अहेड, now we will come to how to write an outline for argumentative essay. So हम पहले we were discussing an outline for descriptive essay, but now we are going to discuss how to write an outline for argumentative essay. So first of all, we need to know what argumentative essay is. So argumentative essay is a type of academic writing that presents a well-reasoned argument or position on a specific topic. This is all about a well-reasoned arguments. आप किसी के साथ आर्ग्यू करते हैं तो जो आपका होता है वो वेल रीजन्ड आर्गुमेंट होता है। आप हवा में बातें नहीं करते। जब आप किसी अकेडमिशियन के साथ बात करते हैं, कोई डिस्कस करते हैं, तो जो आप आर्गुमेंट देते हैं वो वेल रीजन आर्गुमेंट होता है। वो आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है कि आपका ताल्लुक, आपका बैकग्राउंड किसी एकेडमिक से है या कुछ आप एज अ ले मैन है, ठीक है ना। The goal of an argumentative essay is to persuade the reader to agree with the author's viewpoint by providing logical reasoning, evidences, and counter arguments. जब आप किसी के साथ बहस और तकरार कर रहे होते हैं, बहस और तकरार वो नहीं जो असेंबली में होती है, जो एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं, वो वाली नहीं। जब आप किसी एकेडमिशियन के साथ बहस कर रहे होते हैं किसी भी टॉपिक पे, तो आप क्या करते हैं, आप वेल रीजन आर्गूमेंट देते हैं, उसमें लॉजिकल रीजनिंग होती है, उसमें आप उस आर्गूमेंट को प्रूव करने के लिए आप क्या करते हैं, आप एविडेंस देते हैं। और जब कोई आगे बंदा आर्गूमेंट दे रहा होता है तो फिर आप उसको क्या करते हैं, काउंटर आर्ग्यू करते हैं। आप उसको काउंटर आर्ग्यू करने के लिए उसके जो आर्गूमेंट्स को बेसिकली रिबटल करते हैं, रिफ्यूट करते हैं कि आप ये बात सही नहीं कर रहे और बात इस तरह है। और फिर उस जब आप कहते हैं कि बात इस तरह है, तो फिर इसके फेवर में आप अपना आर्गुमेंट देते हैं उसके आर्गुमेंट को काउंटर करने के लिए, ठीक है। तो इसकी आउटलाइन बनाने का तरीका जो है वो डिस्क्रिप्टिव से सेपरेट है, डिस्टिंक्टिव है। इसका जो तरीका होता है, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना होता है। इंट्रोडक्शन में आपका हुक होता है या अटेंशन ग्रैबर होता है, या जिसको आप जनरल स्टेटमेंट कहते हैं। कोई भी आप डॉन न्यूज पढ़ते हैं तो उसमें जो ओपिनियन बेस्ड आर्टिकल लिखे होते हैं, तो वो कोई आप अगर मिसाल के तौर पे कोई माइग्रेशन पे लिखना चाहता है, कोई इलीगल माइग्रेशन पे लिखना चाहता है,
तो वो क्या करेगा, अभी ग्रीस इंसिडेंट हुआ है, जो कश्ती डूबी है ना, तो वो उसको पहले लिखेगा अटेंशन ग्रैब करने के लिए, ताकि वो जो रीडर है उसकी अटेंशन को ग्रैब करे कि रीडर इसको पढ़े। ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या करेगा, उसको थोड़ा बैकग्राउंड लिखेगा, और फिर लास्ट पे थर्ड नंबर पे थीसिस स्टेटमेंट, ये आप इंट्रोडक्शन के अंडर लिख रहे हैं। सेकंड पे आप क्या करेंगे, फिर आप क्लेम्स करते हैं या आप अपने आर्गुमेंट्स देते हैं। ठीक है ना। डिवेलपिंग यूर आर्गुमेंट्स, आपका एक आर्गुमेंट बनता है, फिर उस आर्गुमेंट के नीचे आप क्या करते हैं, आप वहां पे अपने एविडेंसेस देते हैं। एक एविडेंस दिया, दो एविडेंस दिया, तीन एविडेंस दिया। ठीक है ना। फिर आपका सेकेंड आर्गुमेंट आ जाता है, फिर आपका थर्ड आर्गुमेंट आ जाता है। ठीक है ना। और उसके नीचे आप एविडेंसेस देते हैं अपनी बात को प्रूफ करने के लिए। थर्ड नंबर पे आप क्या करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन आर्गुमेंटेटिव ऐसे, ये ही आर्गुमेंटेटिव ऐसे का जो स्टेप है इसको डिफरेंट करता है डिस्क्रिप्टिव ऐसे से। थर्ड सेक्शन में वो क्या करते हैं, आपने अपनी बात तो बता दी, आपने अपना आर्गुमेंट दे दिया, आपने अपने आर्गुमेंट्स के नीचे एविडेंसेस दे दिए, लेकिन अब आपने क्या करना है, आपने उस टॉपिक के बारे में अगले बंदे की बात सुननी है, उसकी बात को सुन के उसको निगेट करना है। निगेट हवा में नहीं करना, बल्कि काउंटर आर्गुमेंट्स देने हैं। काउंटर आर्गुमेंट्स देंगे तो उसका जो आर्गुमेंट है वो रिफ्यूट हो जाएगा, उसको आप जुटला देंगे अपने एविडेंसेस के साथ। ठीक है ना। इस तरह आप रिफ्यूटेशन एक एक करते हैं। आप फिर उसका एक और पॉइंट है अपोजिंग व्यू 2 है, उसको आप रिफ्यूट करते हैं। फिर अपोजिंग पॉइंट 3 होता है, उसको आप रिफ्यूट करते हैं। आप उसकी बात को लिखते हैं कि जो अपोनेंट्स हैं वो ये बात करते हैं, लेकिन ये बात इस तरह नहीं है। इस बात को निगेट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपना आर्गुमेंट देंगे, साथ में एविडेंस देंगे। उसकी बात भी लिखनी है, लेकिन उसकी बात को आपने निगेट करना है। ठीक है ना। और लास्ट पे क्या होगा, कंक्लूजन होगा। ये आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट मैंने इसको एलेबोरेट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, आपका हुक होता है, इसको आप जनरल स्टेटमेंट कहते हैं। आप कोई भी कोट लिख सकते हैं, कोई भी वर्स लिख सकते हैं, कोई भी इंसिडेंट लिख सकते हैं, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया ग्रीस बोट इंसिडेंट जो हुआ है। आप किसी भी इमिग्रेशन पे लिख रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पे लिख रहे हैं, तो आप उसको एज अ हुक लिख ले सकते हैं। स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो कि टॉपिक की रेलिवेंट होती है। थीसिस स्टेटमेंट, योर स्टैंस शुड बी क्लियर वेदर यू आर गोइंग टू सपोर्ट द आइडिया और अपोज। जब वो टॉपिक देता है आपको, तो वहां पे वो दो चॉइसेस देता है आपको। वहां पे दो कंडीशंस होती हैं, वहां पे दो सिचुएशंस होती हैं। देयर आर टू डिफरेंट सिचुएशंस विच आर कंट्रेरी टू ईच अदर। वो एक दूसरे के मुखालिफ होती हैं। वहां पे आपने एक चॉइस को लेना है, या उस टाइटल को जो बात कर रहा है, जो आइडिया बात डिस्कस कर रहा है, उसको सपोर्ट करेंगे, या उसको उसके अपोजिट जाएंगे, या उसकी मुखालफत करेंगे। तो आपने थीसिस स्टेटमेंट में इस बात को वाज़ेह करना है कि अदर यू आर गोइंग टू फेवर और अपोज। सो आपकी किस प्राइमरी हेडिंग होगी, यूर स्टैंस होगा। फर्स्ट सपोर्टिव आर्गुमेंट नंबर 1, नीचे एविडेंस देंगे, आपके पास एक एविडेंस है या दो एविडेंस है, तो ये सपोर्टिव आर्गुमेंट नंबर 1 एक पैराग्राफ पे होगा। ये नहीं कि आपने आर्गुमेंट 1 और 2 को एक ही पैराग्राफ में लिख देना है ऐसे में जाके, नहीं, बल्कि आपका जो सपोर्टिव आर्गुमेंट 1 है इसके ऊपर एक पैराग्राफ होगा। एविडेंसेस उसी पैराग्राफ में आएंगे उस आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है ना। सेकंड में आपका सपोर्टिव आर्गुमेंट 2 आता है, उसके नीचे एविडेंसेस आ जाते हैं इस तरह। थर्ड पे सपोर्टिव आर्गुमेंट 3, आपके नीचे एविडेंसेस आ जाते हैं। थर्ड पे रिफ्यूटिंग अपोनेंट्स आर्गुमेंट, अपोजिंग व्यू आपने लिखना है। एक बंदा मेरी मुखालफत में ये बात कर रहा है, यू विल राइट द अपोनेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड देन यू आर सपोज टू रिफ्यूट इट विद योर काउंटर आर्गुमेंट टू प्रूव योर स्टैंस। आपने उसकी बात को लिखना है कि वो मेरी बात की मुखालफत में ये बात कर रहा है, लेकिन बात इस तरह नहीं है बल्कि इस तरह है। जब आप बात को इस तरह लिखेंगे तो आप उसमें अपने आर्गुमेंट्स को एविडेंसेस के थ्रू प्रूव करेंगे। इसीलिए कहते हैं आर्गुमेंटेटिव ऐसे जो होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है, इसको कम लोग ही सीएसएस में हाथ डालते हैं, क्योंकि इसमें फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं। देयर आर ऑलमोस्ट 90% चांसेस ऑफ फेलियर इन आर्गुमेंटेटिव ऐसे। मार्क्स इसमें अच्छे आते हैं, इसकी जो एवरेज है वो अच्छी है, लेकिन फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सेकंड पे आप अपोजिंग व्यू 2 लिखते हैं, फिर ही उसी तरह
आप उसकी बात लिखते हैं, उसको रिफ्यूट करते हैं, उसको लास्ट पे अपना जो स्टैंस है उसको प्रूफ कर देते हैं, और लास्ट पे कंक्लूजन। ठीक है, कोई समझ आ रही है, कुछ बातें पल्ले पड़ रही है या नहीं? Yes, sir. ठीक है, अभी हम इसकी ना एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी। तो राइट एन आउटलाइन फॉर फॉलोइंग ऐसे, जेंडर इक्वालिटी अ मिथ और रियलिटी। अब यहाँ पे देखो, ये एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि किस तरह है, क्योंकि इसमें और लिखा हुआ है, यहाँ पे दो स्टैंड्स हैं। आपको एक स्टैंस लेना है, जेंडर इक्वालिटी अ मिथ और रियलिटी। 2019 के थीसिस में या 2020 के थीसिस में ये ऐसे आया था, जेंडर इक्वालिटी अ मिथ और रियलिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, आप इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज, व्हाट डज मीन बाय जेंडर इक्वालिटी, और लास्ट पे थीसिस स्टेटमेंट। अब आपने स्टैंस लेना है, जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ और अ रियलिटी। अब जो आप स्टैंस लेंगे आपने वो लिखना है। यहाँ पे मैंने स्टैंस लिया है जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, ठीक है ना, ये मेरा स्टैंस है। मैंने निगेट कर दिया है कि जेंडर इक्वालिटी इज अ रियलिटी, आई एम गोइंग विथ जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। तो मैं क्या करूंगा, मैंने बात आपको पहले बताया है कि मैं अपने जो स्टैंस को प्रूव करने के लिए आर्गुमेंट्स दूंगा। सबसे पहला मेरा आर्गुमेंट क्या होगा, सोशल कल्चरल नॉर्म्स, आउट ऑफ टाइम, सोशल कल्चरल नॉर्म्स अगेंस्ट द women मैनिफेस्ट मेल डोमिनेंस। अच्छा, यहाँ पे आपने एक बात माइंड में रखनी है कि जब हम डिस्क्रिप्टिव ऐसे की आउटलाइन बना रहे थे तो मैंने आपको एक बात की थी कि वो फ्रेजेस में होगी, लेकिन जब हम आर्गुमेंटेटिव ऐसे की आउटलाइन बना रहे होंगे तो यहाँ पे आप सेंटेंसेस, कंप्लीट सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं, फ्रेजेस भी लिख सकते हैं, और कंप्लीट सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं। लेकिन जब आप डिस्क्रिप्टिव ऐसे की आउटलाइन बना रहे होंगे तो वहां पे आप सिर्फ क्या करेंगे, फ्रेजेस का इस्तेमाल करेंगे, वहां पे कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखना। इस बात की समझ आ रही है ना? जब आप आर्गुमेंटेटिव ऐसे को ऐसे की आउटलाइन लिखेंगे तो वहां पे आप फ्रेजेस भी लिख सकते हैं और कंप्लीट सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ जो मेरा पहला आर्गुमेंट है वो सोशल कल्चरल नॉर्म्स अगेंस्ट द विमेन मैनिफेस्ट मेल डोमिनेंस, मेरा ये आर्गुमेंट है। मैं इसके ऊपर पूरा एक पैराग्राफ लिखूंगा, इसको एविडेंसेस के साथ सपोर्ट करूंगा, और मैं ये बताऊंगा कि जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। ठीक है ना। सेकंड, अनइवन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, ये मेरा सेकंड आर्गुमेंट है, दिस इज सेकंड आर्गुमेंट। तो मैं इसको प्रूव करने के लिए एक पैराग्राफ लिखूंगा, पैराग्राफ में क्या करूंगा, मैं अपने एविडेंसेस लिखूंगा। मैं बताऊंगा पाकिस्तान है या कोई भी स्टेट है, सदर्न स्टेट्स हैं, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज विमेन को नहीं मिलती, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। ठीक है ना, मैं एग्जांपल्स कोट करूंगा उसको प्रूव करने के लिए। थर्ड पे मेरा जो आर्गुमेंट होगा वो एक मेरा सेपरेट पैराग्राफ होगा, ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस थॉट्स एंड प्रैक्टिसेस। जैसा कि हम इफ वी टॉक अबाउट इस्लाम, तो कुछ हमारे कंजर्वेटिव आइडियाज हैं जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स के हैं, खास तौर पे अबाउट विमेन, विमेन रोल इन सोसाइटी। तो मैं उस पर लिखूंगा कि हमारे कुछ रिलीजियस थॉट्स एंड प्रैक्टिसेस हैं जो कि बेसिकली इम्पीड करते हैं विमेन प्रोग्रेस को, विमेन इन्वॉल्वमेंट को, सोसाइटी में हो या सोसाइटी के बाहर हो। तो मैं इसको एक सेपरेट पैराग्राफ में लिखूंगा। फोर्थ पे मैं कॉन्स्टिट्यूएंट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन लिखूंगा, यहाँ पे मैं पार्लियामेंट की एग्जांपल दे सकता हूँ। ठीक है ना, कि वहाँ पे इतने लोग हैं लेकिन वहाँ पे विमेन जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम है, डिस्पाइट के कोटा सिस्टम है लेकिन विमेन पार्टिसिपेशन वहाँ पे कम होती है। तो मैं इसलिए एक पूरा सेपरेट पैराग्राफ लिखूंगा। फिफ्थ पे मैं एक्सप्लॉयटेशन ऑफ विमेन, डोमेस्टिक वायलेंस लिखूंगा, किस तरह विमेन्स को उनकी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, किस तरह वहां पे एक स्लेवरी सिस्टम है विमन का। वहां पे आप देखें तो गैरत के नाम पे वहां पे उनके कत्ल होते हैं। ठीक है ना, वहां पे उनको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है चार दीवारी के अंदर। ये थे मेरे फेवर में आर्गुमेंट्स कि मैं बता रहा हूँ जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। मैंने इस बात को प्रूव करने के लिए नीचे 5 आर्गुमेंट्स दिए हैं, और हर आर्गुमेंट को मैं एक एविडेंस या दो एविडेंस के साथ एक पैराग्राफ में लिखूंगा। अब मैंने जो सेकंड बात की थी कि आप क्या करेंगे, आप जो मुखालिफ बंदा है अपोजिंग व्यू लेंगे। ठीक है ना, अपोजिंग व्यू लेंगे कि अभी मैं तो बात कर रहा हूँ कि जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, मैंने इसको प्रूव भी कर दिया है, लेकिन जो मेरी सेकंड साइड है, जो मुखालिफ साइड है,
अनदर साइड ऑफ अ क्वाइन, जो कि मेरी मुखालिफ है, वो क्या कहते हैं, हाउ जेंडर इक्वालिटी इज अ रियलिटी। वो एक कहता है जेंडर इक्वालिटी रियलिटी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों कहते हैं, वो कहते हैं कि राइज ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, विमेन इक्वालिटी इन द वेस्ट। वो कहते हैं कि जेंडर इक्वालिटी वाकया ही रियलिटी है, जेंडर इक्वालिटी आ रही है, जेंडर इक्वालिटी हमारी सोसाइटी में पाई जाती है। तो वो अपना आर्गुमेंट देते हैं कि देखो भाई देख लें, जेंडर इक्वालिटी आ रही है, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हो रही हैं, वुमेन इक्वालिटी मिल रही है इन द वेस्ट। अब मैंने इसको लिखना है, ठीक है ना, इस बात को लिखना है, लेकिन मैंने उस पैराग्राफ में इस बात को निगेट करना है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे वो बता रहा है कि राइज ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं, वीमेन वीमेन इक्वालिटी इन द वेस्ट है। तो मैं इसी बात को लिख के नीचे मैं इस बात को रिफ्यूट करूंगा, इस बात को निगेट करूंगा, इस आइडिया की मुखालफत करूंगा, अपना आर्गुमेंट दे के कि आप वेस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन जो ईस्ट है वहां पे विमेन, अभी विमेन इक्वालिटी नहीं है, वहां पे एक मिथ है, वहां पे उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती जैसी अपॉर्चुनिटीज वेस्ट में मिलती हैं, ठीक है ना। और जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स है, इट्स सो कॉल्ड एजेंडा। और इस तरह मैं उनकी बात को निगेट कर दूंगा और अपनी बात को प्रूव करूंगा। अपनी बात पे मैंने डटे रहना है, जो मैंने पहले बात की ना, स्टैंस लिया है कि जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, उसी बात को मैंने लास्ट पे आके प्रूव करना है, इनकी बात को लेके ही। सेकंड, वो कहते हैं वुमेन्स पार्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप रोल्स जो बढ़ रहा है, विमेन्स पार्ट रिप्रेजेंटेशन होती है, लेकिन इफ वी टॉक अबाउट द केपीके, पाकिस्तान में अगर केपीके की बात करें तो वहां पे विमेन की रिप्रेजेंटेशन इतनी नहीं है। वहां पे उनका सोसाइटल मेकअप कुछ इस तरह है कि वहां पे विमेन्स को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की परमिशन नहीं दी जाती। तो मैं इसी बात को लिखूंगा उनकी, और नीचे अपने आर्गुमेंट्स के साथ उसको रिफ्यूट कर दूंगा, उसको बताऊंगा कि भाई जेंडर इक्वालिटी इज नॉट रियलिटी बट इट इज अ मिथ। If you are talking about the women's representation in political leadership roles, then why don't you see women in KPK? आपको केपीके में औरतें क्यों नजर नहीं आती, वहां पे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं है। और उसी पैराग्राफ में मैं उसकी बात को निगेट कर दूंगा। थर्ड पे वो बात करता है, मुखालिफ बात करता है कि सोसाइटल एटीट्यूड टुवर्ड्स जेंडर रोल एंड स्टीरियोटाइप्स आर ग्रेजुअली इवॉल्विंग। वो कहता है कि भाई वो पुराने वक्तों की बात थी जहाँ पे जेंडर इनडिस्क्रिमिनेशन होती थी, अभी जेंडर इक्वालिटी आ रही है, बल्कि है रियलिटी बन चुकी है। तो मैं इस बात को निगेट करूंगा कि अभी भी आप देखें, पाकिस्तान में देखें, पंजाब में देखें, जो सोसाइटल एटीट्यूड है, जो सोसाइटल मेकअप है, वहाँ पे पेट्रियार्की है। वहाँ पे घर का सिस्टम जो है वो एक मर्द चलाता है, वो एक मैन कंट्रोल करता है, मैन डोमिनेटेड सिस्टम है, चाहे वो सोसाइटल हो, इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल हो। तो फिर मैं इस तरह एक पैराग्राफ में उसकी इसकी इसी बात को निगेट कर दूंगा। और लास्ट पे कंक्लूजन, ये थोड़ा छोटा होता है, 1200 से 1000 से 1200 वर्ड्स तक ऐसे होता है आर्गुमेंटेटिव ऐसे, ठीक है ना। तो इसमें आपने बेसिकली थोड़ा जब हम कंप्लीट पढ़ेंगे कि इसको लिखना किस तरह है, तो फिर मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा कि इसके लिए कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी होती है और किस तरह स्ट्रक्चर होता है। बाकी अभी तक आपको आउटलाइन पे फोकस करना है कि हमने इसकी आउटलाइन किस तरह बनानी है। तो अभी तक आउटलाइन की समझ आ गई है कि हाउ टू मेक या हाउ टू राइट एन आउटलाइन फॉर आर्गुमेंटेटिव ऐसे। यस सर समझ आ गई। कहीं पे समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। Sir, I have a question. या यू कैन आस्क। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में प्राइमरी जो हमारी होगी अपना हेडिंग्स वो कौन सी होगी? प्राइमरी हेडिंग वो होगी जो आप स्टैंस लिखेंगे। अब इसको देखिए ना, मैंने स्टैंस लिया है जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, दिस इज माय प्राइमरी हेडिंग। जो आपका स्टैंस ठीक होगा, होगा। योर स्टैंस विल बी प्राइमरी हेडिंग। ओके, थैंक यू सर। जहाँ पे मैंने जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ लिया है ना, तो ये मेरा स्टैंस है, दिस इज बेसिकली प्राइमरी हेडिंग। लेकिन सेकंड पे मैं इसी स्टैंस को प्रूव करूंगा, और सेकंड में जो मेरे स्टैंस के मुखालिफ लोग हैं उनकी बात को लिख के उनकी बात को उनके सामने ही निगेट करूंगा, यानी कि इसको काउंटर आर्गुमेंट्स कहते हैं। उनका आर्गुमेंट लिया और उसी आर्गुमेंट का मैंने काउंटर कर दिया, उसको मैंने रिबटल कर दिया, उसका आर्गुमेंट को मैंने रिफ्यूट कर दिया, निगेट कर दिया अपने आर्गुमेंट्स के साथ, अपनी एविडेंसेस के साथ, ठीक है। जी ठीक हो गया सर। तो आपके लिए एक टास्क है, आप नेक्स्ट सेशन से पहले पहले मुझे 2 आउटलाइन सेंड करेंगे, एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे की और एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे की, अपने पसंद के। श्योर सर। ओके सर। ठीक है खुशदिल।
सर यस सर, ओके सर। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। इट वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ना हम इंट्रोडक्शन पे आएंगे कि हाउ टू राइट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इस तरह हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पे आएंगे, फिर बॉडी पैराग्राफ पे, फिर ट्रांजिशन पैराग्राफ पे और लास्ट पे कंक्लूजन।